अपने दिमाग में बात आई और आपने यहाँ पर छाप कर भेज दी। और ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछे अभिधम्म पिटक में क्या था या अभिधम्म पिटक में क्या वर्णन किया गया था, तो लिख लीजिएगा बायोग्राफीज ऑफ मोंक्स कंटेम्परेरी टू अशोका। इसमें थी अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुकों की जीवनियां। अशोक के समकालीन अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुकों की जीवनियां लिखी थी किसमें? अभिधम्म पिटक में, जिसकी रचना मोगली पुत्तिस के ही द्वारा की गई थी। नेक्स्ट एंड द लास्ट लिखेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसका आयोजन फर्स्ट सेंचुरी में, प्रथम शताब्दी में लगभग 78 ईस्वी के आसपास करवाया गया। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। एक बार और बोल दीजिए इंग्लिश में, इसका मतलब आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ठीक है, केवल आप इंग्लिश को सुन सुन कर लिख सकते हैं। मैंने कहा बायोग्राफीज ऑफ मोंक्स कंटेम्परेरी टू अशोका। अब मेरे एक बार कहने से ही आपको इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए था, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। और यदि आपको नहीं समझ में आया, इसका मतलब आप इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, आप केवल इंग्लिश मीडियम का नकाब लेकर घूम रहे हैं, आप शेर की खाल में भेड़िया हैं। अशोक के समकालीन जो बौद्ध भिक्षुक हुए, उनकी जीवनियां, उनकी बायोग्राफीज हुआ करती थी किसमें? अभिधम्म पिटक में। देवदत्त कौन था? गौतम बुद्ध के कजन हुआ करते थे मेरे भाई, देवदत्त, जो गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी भी बनना चाहते थे। ये वही देवदत्त है जिसके प्रभाव में आकर अजात शत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ये कहानी तब आपको पता चलेगी जब हम मगध के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सर पॉलिटी एमसीक्यू भी हिस्ट्री वालों को दो। अच्छा, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। क्यों, आप मोदी जी के दामाद लगते हो जो आपको पॉलिटी जो पॉलिटी वालों को हिस्ट्री के एमसीक्यू दिए जाएं और हिस्ट्री वालों को पॉलिटी के एमसीक्यू दिए जाएं? क्यों भैया, आप क्या भारत सरकार के दामाद हैं जो आपके साथ इतनी बड़ी कृपा की जाए? अगर आप हिस्ट्री स्पेशल के स्टूडेंट होंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तभी तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन करने का फायदा है ना, है ना? तभी तो मैं आपको हिस्ट्री की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी ही नहीं और आप हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, तो पॉलिटी के सेशन में आकर आप केवल और केवल रायता फैलाएंगे, केवल और केवल गंद मचाएंगे। इसलिए जिन्होंने पॉलिटी स्पेशल में पढ़ा है या जो पढ़ रहे हैं, उन्हें मिलेंगे पॉलिटी वाले क्वेश्चन, हिस्ट्री वालों को मिलेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। जो दोनों में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उन्हें मिलेंगे दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन, है ना? यहाँ पर कोई मंगलवार को हनुमान जी का भंडारा थोड़ी चल रहा है कि भाई साहब आलू की सब्जी के साथ साथ जरा जरा सा हलवा भी दे दो। हलवा भी मिल गया तो चलो थोड़ा सा रायता भी दे दो। रायता भी मिल गया तो पन्नी लेकर आ गए कि थोड़ी सी पूरी और सब्जी घर के लिए भी दे दो। और घर के लिए भी ले गए तो घर पर कम पड़ गई तो दोबारा पन्नी लेकर आ गए कि थोड़ा और दे दो। तो ये तो भैया, है ना, इंसान का नेचर होता है जो कभी नहीं बदल सकता है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो भाई साहब आपके माँ बाप नहीं कर पाए आज तक, तो हम क्या करेंगे?
कल ही तो समझाया था, संसार में दुख है और दुख का कारण है तृष्णा, डिजायर्स, इच्छाएं। और दुख से निवारण यदि पाना है तो वो संभव है जिसके लिए आपको क्या करना होगा, जिसके लिए आपको अष्टांगिक मार्गों को अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपनाएंगे अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है, कल आपको यहां पर लिखवाए थे, जाकर फॉलो कीजिए उन्हें। अपनी इच्छाओं का दमन कीजिए, अपने डिजायर्स को खत्म कीजिए। डिजायर्स खत्म तो आपका दुख भी खत्म हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चेहरे पर तेज और एक ही उद्देश्य रहेगा जिंदगी का, वो होगा मोक्ष की प्राप्ति। और फिर चल पड़ेंगे आप भी धर्म के मार्ग पर। अभी तो आप केवल और केवल कुकर्म के मार्ग पर हैं, फिर उसके बाद आप धर्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे। सर 98 एडी लिखा है बुक में। अच्छा, तो मेरे भाई 98 एडी को क्या आप फर्स्ट सेंचुरी नहीं कह सकते, ये बता दो। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी, क्योंकि मुझे मालूम था कि कुछ बेवकूफ लोग यहां पर आकर कहेंगे कि सर मेरी किताब में 81 एडी लिखा है, मेरी में 98 लिखा है, मेरे में 78 लिखा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा, फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी। और जैसे ही आपने 98 एडी बोला तो 98 एडी भी फर्स्ट सेंचुरी कहलाता है। आलोक कह रहे हैं 81 एडी, बेटे वो भी फर्स्ट सेंचुरी कहलाता है। 78 एडी ये भी फर्स्ट सेंचुरी कहलाता है। लेकिन हमने यहां पर 78 एडी इसलिए लिखा है क्योंकि इसका आयोजन करवाया था कनिष्क ने। और आप जानते हैं कुषाण वंश का सबसे महान शासक था जो कनिष्क, उसका शासन काल 78 से शुरू हुआ था और उसने शक संवत की शुरुआत भी की थी। इस वजह से हमने ये मान लिया है। सारे के सारे लोगों को सिर्फ एक ही कंफ्यूजन होती है, वो है तारीख की। और जब एग्जाम में जाते हैं तो तारीख पूछी नहीं जाती, और आधी जिंदगी सिर्फ इसी कंफ्यूजन में निकाल दी। जी हाँ, बिल्कुल 99 एडी तक सब कुछ फर्स्ट सेंचुरी रहेगा, और जैसे ही हम लिखेंगे 100 एडी वो हो जाएगी सेकंड सेंचुरी, वो होगी दूसरी शताब्दी। काउंसिल क्यों बनाया गया सर? अबे बेटे, काउंसिल बनाया नहीं गया, काउंसिल्स को आयोजित किया गया, इनका आयोजन किया गया। क्यों किया गया है ना, इनको पढ़ाने से, शुरू करने से पहले ही आपको बताया, बुद्धिज्म में रिफॉर्म्स करने के लिए, बौद्ध धर्म में सुधार करने के लिए। भाई गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो सबसे बड़ा सवाल ही उठा कि अब बुद्धिज्म को फॉलो कैसे करेंगे, अब कैसे मानेंगे बुद्धिज्म को। गौतम बुद्ध तो नहीं रहे और अपनी गद्दी किसी को देकर भी नहीं गए, अपने उत्तराधिकारी किसी को बनाकर भी नहीं गए, तो कैसे फॉलो करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, एक महासभा बुलाते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ना हर साल, तो इसी तरीके से एक महासम्मेलन हुआ, एक महासंगीति हुई, और उसमें 2 ग्रंथ बना दिए गए, 2 पिटक जोड़ दिए गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में लिखी थी बुद्ध की शिक्षाएं, तो कहा कि भैया बुद्ध की शिक्षाएं, अब बुद्ध तो मौखिक रूप से पाली भाषा में नहीं दे सकते हैं, इसलिए अब हम सुत्त पिटक से पढ़ेंगे बुद्ध की शिक्षाएं और उन्हें फॉलो करेंगे। और क्योंकि हमें बुद्धिज्म को फॉलो करना है बौद्ध संघ में रहकर, बुद्धिस्ट यूनियन में रहकर, तो बौद्ध संघ के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी होने चाहिए, कुछ नियम भी होने चाहिए। वो सारे के सारे नियम लिख दिए गए विनय पिटक में। इतनी सी बात, जरा सी बात है ना, लेकिन ऐसे दिल पर लेकर बैठे। अबे नालायकों, इतना ध्यान से अगर बचपन से पढ़ लिया होता तो अभी ये बेहुदा सवाल ना पूछने पड़ रहे होते, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते, चीजें थोड़ी सी आसान होती। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट होती है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। लेकिन भैया 100 बातों की एक बात है, ठीक है, जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जितना मर्जी डेप्थ में जाकर पढ़ लीजिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप यहां पर, ठीक है, आप यहां पर इतिहासकार नहीं क्या बनने आए हैं, आप सरकारी मुलाजिम बनने आए हैं। आपको केवल और केवल एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है। हालांकि मुझे मालूम है जिन लोगों के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होंगे वो मेरी तरह शिक्षक ही बनेंगे, तो यहां पर आधे से ज्यादा लोग वो भी बैठे होंगे
जो सोच रहे होंगे कि चलिए एक काम करते हैं, ये पेशा बढ़िया है इतिहास पढ़ाना, एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद जिंदगी भर वही चलता रहेगा, क्योंकि इतिहास में तो कोई बदलाव भी नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इतिहास के टीचर बन चुके होंगे, बनने वाले होंगे, या मुझसे पढ़कर उनको प्रेरणा तो मिल ही गई होगी कि यार ये भी काम हो सकता है जीवन में, है ना। तो ध्यान रखेंगे, जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जो चौथी बौद्ध महासंगीति हुई, इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में करवाया गया। इसका आयोजन करवाया गया कश्मीर के कुंडल वन में। बहुत आसान तरीका है याद करने का, सारे के याद रखने हैं बस। के फॉर कश्मीर, के फॉर कुंडलवन, रूलर पूछेंगे तो के फॉर कनिष्क। इसका आयोजन करवाया था कनिष्क ने। वंश पूछेंगे, डायनेस्टी पूछेंगे तो के फॉर कुषाण, ये तो भाई कुषाण वंश का था। और इसकी अध्यक्षता यदि पूछें, यदि इसकी अध्यक्षता आपसे पूछी जाए तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कनिष्क के दरबार में ही दो बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे जिनके नाम थे वसुमित्र और अश्वघोष। तो वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये दोनों बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे कनिष्क के दरबार में, और इसी में सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था। और वो काम क्या था, लिख लेंगे, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू कम्युनिटीज। इसी महासंगीति में, इसी काउंसिल में या इसी महासंगीति में बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू कम्युनिटीज। बौद्ध धर्म दो समुदायों में विभाजित हुआ। एक कहलाए हीनयान बुद्धिस्ट, एक कहलाए हीनयान बौद्ध, और एक कहलाए महायान बुद्धिस्ट। एक कहलाए हीनयान और दूसरे कहलाए महायान। तो बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, बुद्धिज्म में डिवीजन हुआ और दो कम्युनिटीज बन गई, दो समुदाय बन गए। एक कहलाते थे हीनयान और एक कहलाते थे महायान। लेकिन हीनयान और महायान में अंतर क्या था, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। चलिए जी, एक तरफ लिख लीजिए हीनयान, एक तरफ लिख लीजिए महायान। एक तरफ लिखेंगे हीनयान और दूसरी तरफ लिखेंगे महायान, और समझेंगे दोनों कम्युनिटीज और दोनों समुदायों के बीच में कुछ अंतर या कुछ डिफरेंसेस। सबसे पहले हीनयान में लिखेंगे, सबसे पहले हीनयान में लिखिए हीनयान्स डू नॉट बिलीव इन स्टैचू वर्शिप। लिखेंगे हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। हीनयान्स डू नॉट बिलीव इन स्टैचू वर्शिप। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। बट लिखेंगे महायान्स डू फॉलो स्टैचू वर्शिप। लेकिन महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं।
बट महायान्स डू फॉलो स्टैचू वर्शिप। लेकिन महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। और यदि मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कनिष्क के शासनकाल से ही मूर्ति कला की भी भारत में क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और क्योंकि जो महायान बुद्धिस्ट थे वो मूर्ति पूजा किया करते थे, इसीलिए उन्होंने, आप जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ही गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर, मानव रूप में मूर्ति बनाकर उसे पूजा था, जो सबसे पहले मथुरा शैली में या मथुरा आर्ट में बनाई गई थी। कहने का मतलब हीनयान्स मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जो महायान्स हैं वो गौतम बुद्ध को मानव रूप में पूजते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, दूसरा डिफरेंस लिखेंगे, हीनयान्स बिलीव, हीनयान्स बिलीव दैट हीनयान्स बिलीव दैट बुद्धा वॉज अ नोबल मैन। लिखेंगे हीनयान गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। हीनयान्स बिलीव दैट बुद्धा वॉज अ नोबल मैन। हीनयान ऐसा मानते हैं कि गौतम बुद्ध एक महापुरुष थे। लिखेंगे बट महायान्स कंसीडर हिम एज अ गॉड। लेकिन महायान गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। लेकिन महायान गौतम बुद्ध को भगवान या देवता मानते हैं। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध की मूर्ति रूप में क्या करते हैं, पूजा करते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखेंगे, हीनयान्स में दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा स्ट्रिक्टली एज दे आर। ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को कट्टरता से उसी रूप में मानते हैं जिस रूप में वो विद्यमान है। ये बुद्ध की शिक्षाओं को कट्टरता से उसी रूप में मानते हैं जिस रूप में वो हैं या जिस रूप में वो विद्यमान है। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा स्ट्रिक्टली एज दे आर। बट यदि हम महायान्स की बात करें तो लिखेंगे महायान्स फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। महायान्स फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म by making some changes or by making some amendments as per their convenience। लेकिन महायान उन शिक्षाओं में अपने सुविधानुसार, लेकिन महायान बुद्ध की शिक्षाओं में अपने सुविधानुसार बदलाव करके उन्हें मानते हैं। लिखेंगे हीनयान लिटरेचर। हीनयान लिटरेचर इज इन पाली लैंग्वेज। हीनयान लिटरेचर इज इन पाली लैंग्वेज। हीनयान साहित्य पाली भाषा में है। हीनयान साहित्य पाली भाषा में है। बट महायान्स लिटरेचर इज इन संस्कृत लैंग्वेज। लेकिन महायान साहित्य संस्कृत भाषा में है। इसके बाद यदि हम हीनयानों की बात करें, यदि हम हीनयान बुद्धिस्ट के बारे में बात करें तो वो मेनली कहां पर मिलते हैं? लिखेंगे म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया। महायान बुद्धिस्ट मेनली म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया में मिलते हैं। लेकिन यदि हम रेस्ट ऑफ द एशिया की बात करें या शेष
एशिया की बात करें तो वहां पर मुख्य रूप से कौन मिलते हैं? लिख लीजिएगा, महायान बुद्धिस्ट। ये कुछ डिफरेंसेस हैं किसमें? हीनयान और महायान में। इसके अलावा ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द जैसे चैत्य, विहार, मठ, और स्तूप। लिखिए, चैत्य, विहार, मठ और स्तूप। आपसे इनके मतलब पूछे जा सकते हैं, आपसे इनके डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, और आपसे इनकी परिभाषाएं या इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले चैत्य क्या होते हैं लिखेंगे, बौद्ध धर्म में पूजा स्थलों को ही क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो पूजा करने के स्थान होते हैं या जो पूजा स्थल होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को चैत्य कहा जाता है। सर जी जल्दी कोर्स खत्म करवाइए। क्या करें बेटे, टॉपिक्स स्किप करें? बताइए, टॉपिक्स स्किप करा के कराऊं या टॉपिक्स को छोटे करा के कराऊं? जैसे आप बोलोगे वैसे करा देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खुद चाहते हैं आपसे ज्यादा, आपसे पहले तो हम खुद चाहते हैं कि आपका सिलेबस पूरा हो, है ना? ये बात तेरे जबान से इसलिए निकल रही है क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम पास में आ गया होगा और तुझे लग रहा होगा कि बस एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ देखा, पीईटी आ रहा है, तो पीईटी यदि आ रहा है तो पीईटी के लिए करियर विल पर अलग से स्पेशल बैच चल रहे हैं, आपको वहां पर होना चाहिए था। आप हिस्ट्री स्पेशल में क्या कर रहे हैं? एग्जाम देना है यूपी पीईटी का और आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री स्पेशल में। तो एक काम कीजिए, यूपी पीईटी दीजिए, ठीक है? और क्योंकि आप हिस्ट्री स्पेशल में पढ़ ही रहे हैं तो उसके बाद पीसीएस का फॉर्म भी भरिए, आरओ एआरओ का भी फॉर्म भरिए, लोअर पीसीएस का भी भरिए, ठीक है? जब सोच ही बाबू और चपरासी बनने की रखोगे तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी? ठीक है, एटलीस्ट टारगेट तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा कीजिए अपना, है ना? कम से कम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, कम से कम इस लेवल की तो तैयारी हमें करनी ही चाहिए। जब हम इस लेवल की तैयारी करेंगे तो यूपी पीईटी के एग्जाम के लिए जो तेरे को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, जो इतना ज्यादा दुख हो रहा है, उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे मोटे एग्जाम अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे, है ना? अब एग्जाम देना है यूपी पीईटी का, आ गए तुम हिस्ट्री स्पेशल में, मतलब जाना था चेन्नई, है ना? और ट्रेन की टिकट खरीद ली कलकत्ता की, और अब कलकत्ता जाकर कह रहे हैं कि मुझे तो इडली खानी है। कलकत्ता जाके मांग रहे हैं इडली सांबर डोसा। ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई? सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं एज अ स्टूडेंट।
गलत कश्ती में सवार हो जाते हैं, गलत नौका में सवार हो जाते हैं, चप्पू चलाते रहते हैं। पता चलता है कि हम तो धारा के साथ बह रहे हैं और अपना टारगेट तो धारा के विपरीत था। टारगेट पीछे रह जाता है और हम आगे निकल जाते हैं, है ना। और ध्यान में रखिए कि ये जो हिस्ट्री स्पेशल बैच है ना, ठीक है, ये बेसिकली पीईटी टारगेटेड बैच नहीं है। यदि ये पीईटी टारगेटेड बैच होता तो हम कुछ सोच भी सकते थे मेरे भाई। अब क्या फायदा, है ना, मैं कुछ आपको स्किप करा करा के कराने लग जाऊं, या छोटा करा के, या अनइम्पॉर्टेंट या इम्पोर्टेंट चीजों को स्किप करके कराने लग जाऊं, तो उससे आप ही का नुकसान है। तो उतना टाइम तो देखो लगेगा ही बैच में, है ना, जितने टाइम में वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें करवाई जाएंगी या हो पाएंगी, जो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम के लिए पढ़नी चाहिए और तैयार करनी चाहिए। इसलिए जी, सबसे पहले चैत्य। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार, या बौद्ध धर्म में या बुद्धिज्म में, पूजा स्थलों को ही, या जो प्लेसेस होते हैं वर्शिप के, उन्हीं को क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अनुसार जो बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान होते हैं, या जो रेजिडेंसेस होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा जो बौद्ध शिक्षाएं दी जाती हैं, और बरसात के समय में या वर्षा ऋतु में जो विश्राम किया जाता था, वो कहाँ किया जाता था, मठों में किया जाता था। और इसके अलावा बौद्ध भिक्षुकों के शरीर के अवशेषों पर बनी हुई पवित्र स्मारक, पवित्र इमारतें जो होती हैं, वही क्या कहलाती हैं, स्तूप कहलाती हैं। तो ये वो चारों महत्वपूर्ण शब्द हैं, या आप कह लीजिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो संबंधित है किससे, बुद्धिज्म से या बौद्ध धर्म से। चलिए जी, तो यहां पर हम समाप्त करते हैं बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम जगह। हालांकि अभी हम 3 बजे मिलेंगे हिस्ट्री एमसीक्यू सेशन में, जहां पर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। बाकी कल हम मुलाकात करेंगे और कवर करेंगे कल जैनिज्म या जैन धर्म। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।